हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। आज की हम रफ है बिकॉज यहाँ पर लाइट नहीं है इसलिए। और प्रीवियस वीडियोस आपने रिवाइज कर ही ली होंगी, अगर नहीं करी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो सारी रिवाइज कर लीजिएगा। एंड जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके उनका रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो एंड पीडीएफ दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो दोनों को चलने दीजिएगा। प्रीवियस ईयर कोर्सेज मैंने करा रखे हैं, उन्हें भी देख लेना। सिर्फ एक बचा हुआ है 15 नवंबर वाला, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वो 15 नवंबर वाला पेपर कंप्लीट करा दूंगा। DOE 2019 के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। सुनना व बोलना। क्या है सुनना व बोलना, इसका विकास कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहला, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, क्या है पहले ऊपर देख लें किसके बारे में यहाँ बात करेंगे। सुनना माने क्या, आखिर आप किस चीज़ को बोलोगे कि इसे हम सुनना कहते हैं। पहला, शब्दों के आधार पर संवाद को समझना। यह प्रक्रिया डिकोडिंग के रूप में होती है जिसमें केवल सुनी जाने वाली ध्वनियों, शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों और पाठ के आधार पर ही अर्थ को समझा जाता है। सुनने वाले को वाक्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द का अर्थ और वाक्य में शब्दों के एक विशेष क्रम का पता होना चाहिए। पहला तो ये हो गया कि जो सामने वाला बोल रहा है उस संवाद को समझना और उसके अर्थ को समझना। इसके लिए उसे एक क्रम, एक पैटर्न का पता होना चाहिए कि जो वाक्य में शब्द आ रहे हैं वो किस पैटर्न में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सिटी सेंटर से दाएं की तीसरी गली में मुड़कर सीधे चलिए और फिर बाईं और बावर्ची वाली होटल गली में तीसरा मकान मेरा। ये आपने एड्रेस बताया। अगर आप इसी क्रम से बताओगे तो सामने वाला समझ जाएगा। इस प्रक्रिया में हमारा पूरा ध्यान उसके संवाद पर होता है और हमारा अनुवाद हमें बताता है कि हम इसके क्रम को नहीं तोड़ना है। हमें ऐसे क्रम को नहीं तोड़ना है का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले ने एड्रेस जिस तरीके से बताया है हमें उसी तरीके से चलना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिटी सेंटर से सीधे चलिए फिर आप बाईं ओर मुड़िए, दाएं गली में तीसरी जगह मुड़िए। ऐसा आप इसे ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, सेम तरह से चलोगे। ठीक, उनकी डिकोडिंग करते हैं और संवाद को समझते हैं। यहाँ पूरे संवाद के पूरे संवाद में से महत्व के शब्दों को पहचानना और उनके टुकड़े करने की योग्यता महत्वपूर्ण है जो निरंतर अभ्यास से आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि भाई जो शब्दों का क्रम है उसके महत्व को आप पहचानो और उसको, उसके जो टुकड़े हैं हर एक टुकड़े की क्या महत्वपूर्णता है, क्योंकि आप एक भी टुकड़े को यहाँ पे हटा नहीं सकते। एक भी पॉइंट को अगर आप हटा देते हो तो आपका पूरा एड्रेस ही गड़बड़ हो जाएगा। और ये कैसे आती है, निरंतर अभ्यास से आती है। ये कुल मिलाकर बात यह है कि आप सुनकर किस चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। तो उसके लिए क्या है कि शब्दों को जिस ऑर्डर में बोला गया है उसी ऑर्डर में आप उन्हें कंज्यूम करो। आई बात समझ, उनके ऑर्डर को ना तोड़ो। अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है तो उसको टुकड़ों में लेकर आप उसे समझो। प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास निम्न क्षमताएं पाने में मदद करेगा। अगर आप सुनने की प्रक्रिया का बार बार अभ्यास करते हो तो उससे कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होती हैं। पहला, कहे गए कथन को शब्दशः सुनना, शब्द और वाक्य विभाजन को पहचानना, मूल शब्दों को पहचानना, वाक्य और मूल शब्दों के व्याकरणिक संबंधों को पहचानना, शब्द एवं वाक्य के लिए बालाघात एवं विराम चिन्ह का प्रयोग करना। इन सारी चीज़ों की हमें क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा क्या चीज़ है, पहला तो वो हो गया कि शब्दों को तोड़ना, उनके क्रम को चेंज नहीं करना है इस तरह से। दूसरा ये होता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर कथन को समझना। यहाँ शब्द के आधार पर अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया शब्द के अर्थ की ओर जाती है, वहीं पूर्व ज्ञान से अर्थ की प्रक्रिया अर्थ से संरचना की ओर जाती है। देखो पहले क्या आ रहा था, शब्द के आधार पर अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया शब्द से अर्थ की ओर जा रही थी। आप शब्द पकड़ रहे थे, शब्द से आप उसका अर्थ समझ रहे थे। लेकिन पूर्व ज्ञान में क्या होता है, पूर्व ज्ञान से अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया अर्थ से संरचना की ओर जाती है। ये भाई अच्छा इसका मीनिंग ये निकल रहा है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। इसके लिए पूर्व ज्ञान की जरूरत है, चाहे वह पूर्व ज्ञान किसी संवाद मुद्दे से संबंधित हो, परिस्थितिजन्य हो। कुल मिलाकर पूर्व ज्ञान की जरूरत है। मैंने समाचार में सुना कि कल रात चीन में भीषण भूकंप आया। अगर आपने पहले से भूकंप के बारे में पढ़ा हुआ है, चीन के बारे में आप जानते हो चीन क्या है, भूकंप क्या है, समाचार क्या है, तो आपको चीज़ जल्दी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, भूकंप को पहचानते हो हमारे दिमाग में कुल प्रश्नों के सेट बन सकते हैं कि भूकंप चीन में कहाँ आया था, ये कितना भीषण था, कितने लोग मारे गए, क्या क्या राहत कार्य चल रहे हैं। यह प्रश्न हमें उस कथन को समझने की ओर लेकर जाते हैं। इस प्रक्रिया में न्यूनतम सूचना द्वारा अर्थग्रहण होता है, साथ ही पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्रीवियस पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे।
अगर श्रोता इस प्रक्रिया से अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ है तो इसका अर्थ है वह या तो संवाद अधूरा है या फिर वहां उसका पूर्व ज्ञान सीमित है। पूर्व ज्ञान सीमित मतलब उसे पता ही ना हो या आखिर चीन किस देश का नाम है या फिर भूकंप क्या होता है। अगर इन चीज़ों के बारे में उसे पता नहीं है तो उसका संवाद अधूरा रह जाएगा। हम बोलेंगे वह असमर्थ है। इस प्रक्रिया के अभ्यास से कौन कौन सी क्षमताएं हासिल हो सकती हैं? मूल शब्दों के आधार पर संवाद की समझ बनाना, यानी कि सिर्फ एक वर्ड बोला गया भूकंप और उससे ही आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। शीर्षक या स्थिति से संबंधित प्रश्न कर पाना, जैसे कि यहाँ पर क्या था, चीन में भीषण भूकंप आया तो उसके रीजन आपके दिमाग में चलने लगा, भाई भूकंप कहाँ आया, कितनी इंटेंसिटी का भूकंप था, कितने लोग मरे या बचे, कितनी हानि वगैरह हुई। कारण प्रभाव का अनुमान लगाना, इस भूकंप का कारण क्या था, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ था और इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। किसी परिस्थिति की अनकय विवरण का अनुमान लगाना, ये सारी क्षमताएं इससे विकसित हो जाती हैं। सुनने सुनाने के दौरान ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब बोलना यानी क्या, अभी हमने सुनने का मतलब समझा, अब बोलने का मतलब समझते हैं। जीन एचियन ने अपनी पुस्तक द आर्टिकुलेट मैमल्स में इंसानों की भाषाई समझ के बारे में काफ़ी विस्तार से बात की है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि द आर्टिकुलेट मैमल्स बुक्स किसने लिखी है, जीन एचिसन के द्वारा लिखी गई है। उसके अनुसार बोलते समय हम कई तरह की प्रक्रिया एक साथ कर रहे होते हैं। जैसे बोलने से पहले हम हमारे दिमाग में ये योजना बनाते हुए चलते हैं कि क्या बात की जाए, सुनने वाला हमारी कही गई बात को सही अर्थों में समझ सके, कि आप शब्दों को किस तरह से बोलो ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। बाकी ये चीज़ें चाहे तो पढ़ लेना, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। बोलने में विचारों और भावों के अनुकूल सही शब्दों का चयन एवं सही व्याकरणिक संरचना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, विचार और भाव के हिसाब से शब्दों का चयन करना, जब आप उसको बोल रहे हो तो आप किस भावना के साथ उन विचारों को बोल रहे हो, उससे बोलने के पीछे आपका भाव क्या है, ये इसके हिसाब से ही शब्दों का चयन करना, इसी के हिसाब से आपको ग्रामर का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, व्याकरण का मतलब वही कर्ता कर्म क्रिया का जो सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में हाव भाव एवं विचारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बोलते समय ध्वनि का उतार चढ़ाव, विचार, विराम एवं लय भी अर्थबोध में महत्व रखती है। किस उतार चढ़ाव के साथ आप बोल रहे हो, अगर आप एक ही सेंटेंस में अगर कोमा ही इधर उधर कर दो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पकड़ो मत जाने दो, ये एग्जाम्पल आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पर कर दोगे तो पकड़ो मत जाने दो हो जाएगा, यहाँ पर अगर लगा दोगे तो पकड़ो मत जाने दो हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। कक्षा में बातचीत की जरूरत, अब क्लास में बातचीत की क्या इंपॉर्टेंस है। बोलना और सुनाना भाषा सीखने का पहला चरण है। ठीक है, सबसे पहला चरण बोलना और सुनाना होता है, दोनों ही पहला चरण है। हालांकि इन दोनों में भी सबसे पहले बच्चा सुनेगा, लेकिन सुनना और बोलना लगभग साथ ही साथ चल रहा होता है। यह बातचीत के रूप में सीधे सीधे दिखाई देता है, क्योंकि बातचीत के दौरान सुनना और बोलना दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती हैं। ठीक, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ के साथ ही चलेंगी। बातचीत तो वह होती है जिसमें बच्चे आपस में या शिक्षक से बिना किसी दबाव के अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। ठीक बात है। कक्षा में दोनों ही भाषाओं को जगह देने की जरूरत है, यानी कि एक मातृभाषा हो सकती है बच्चे की और एक स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो भाषा, दोनों ही भाषाओं को महत्व देने की जरूरत है। उनकी दूरी को कम करने का एकमात्र तरीका है कि बच्चों से ज़्यादा बातचीत के मौके दिए जाएं। एक ही तरीका है बच्चों में भाषा का विकास करने का या फिर भाषाओं के बीच की दूरी को कम करने का, कि उन्हें आप अवसर प्रदान करो ज़्यादा से ज़्यादा। किसी भी आम बातचीत में मस्त बच्चे अनायासी अवलोकन, तुलना के साथ साथ कई बार कल्पना व भविष्यवाणी भी करते हैं। साथ ही साथ अपने पक्ष को मजबूत करते हुए भी तर्क देते हुए भी नजर आते हैं। सही बात है, नॉर्मल बातचीत चल रही है, नॉर्मल बातचीत में भी बच्चे उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं और अपना तर्क भी वहां पर देने लगते हैं। ये चीजें हैं। कक्षा में सुनने के मौके कैसे उपलब्ध कराएं भाई, आप बच्चों से बातचीत कर करके कर सकते। जैसे यहाँ पर बहुत बढ़िया लिखा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुले तो बरसात का पानी भरा हुआ था, फिर किसी ने बताया मेंढक के बारे में, किसी ने बोला हमारे घर में मेंढक है, हमने बाहर देखा है, किसी ने देखा यहाँ होता है वहाँ होता है, ऐसी आवाज़ करता है वैसी आवाज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कविता गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, ऐसी कहानियाँ कविताएं बच्चों को बोलने के लिए कह सकते हो। पोसम भाई पोसम पा, ये तो आप सभी ने गेम खेला ही होगा। हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी इतना पानी, ये भी आपने गेम खेला ही होगा। हालांकि हम लोगों ने ये वाला गेम खेला हुआ है और एक ये वाला गेम खेला हुआ है। ये तो कभी तक का पता सुनी होगी तो पता नहीं। तो ये गेम तो खोले होगा। पोसम भाई पोसम पानी खेला तो मतलब क्या, मतलब आपने बचपन जिया ही नहीं।
घर पीछे तलैया, घास की मड़ैया, पीपल की है छैया, छैया बैठी गैया। अब ये गीत क्या था, ये एक गीत था, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस गीत को भी थोड़ा और क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या करा उन्होंने, घर पीछे गैया मेरे साथ भैया, पीछे बैठी मैया, भैया मेरा रोया, रात नहीं सोया। अब इन्होंने क्या करा, बच्चों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो कविता कहानी वो गा रहे हैं वो इसको और विस्तारित कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन 4 लाइनों को 6 लाइनों में बदल दिया, 2-4 शब्दों को इधर उधर करके। कविता अपने आप में अभिव्यक्त करने तथा अपने जीवन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम होती है। नियमित रूप से कविता व गीत सुनकर बच्चे भाषा की बुनियादी संरचना ग्रहण कर लेते हैं। सही बात है। अगर बच्चे को नियमित रूप से कहानी सुनाई जाए, कविता सुनी जाए, या बच्चे नियमित रूप से कविता कहानी का पठन कर रहे हैं, तो भाषाई संरचनाओं की जो बुनियादी चीजें वो पकड़ ही लेते हैं। तुकबंदी वगैरह पकड़ना सीख जाते, खुद कविता बनाना सीख जाते हैं। जैसे ये एक पेड़, अगर पेड़ भी चलते होते, ये शायद हमारी क्लास में 4th-5th क्लास की हिंदी की बुक में था। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में रस्सी उनकी जहाँ कहीं उनको ले जाते। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बच्चों की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती हैं। अब बच्चे इमेजिन कर रहे होंगे यार पेड़ चल रहे हैं तो इधर उधर पेड़ चल कर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आप बच्चों से बोल सकते हो कि आपको एक चित्र में क्या क्या दिख रहा है, इसके हिसाब से एक कहानी बनाओ या फिर इसके हिसाब से सेंटेंस लिखो। तो बच्चे बोलेंगे यार एक पेड़ के पास बच्चे खेल रहे हैं और एक व्यक्ति अपने गाय को लेके जा रहा है, सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं, इस तरह की चीज़ें। चित्रों पर की गई बातचीत बच्चों की सृजनात्मक और विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा देती, क्रिएटिविटी बढ़ती है और एनालाइज करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। एनालाइज मतलब चीज़ों को टुकड़े कर करके देखना समझना, ये वाली कैपेबिलिटी। चित्र के माध्यम से ये इसमें देख सकते हो भाई, इसमें बच्चों से बोलो कि अच्छा बताओ आपको कुल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, किस किस की दुकानें दिखाई दे रही हैं, ठेले वाले के पास कितने लोग हैं, ठीक है, ये चीज़ें। कहानी सुनाना, बस सुनना, सुनना और सुनाना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले आप बच्चों को आप कहानी सुनाओ और उनसे कहानी सुनो, दोनों ही जरूरी हैं। कहानी सुनाना बच्चे के लिए रुचिकर होने के साथ साथ उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देने वाला होता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा और साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे कुछ कहानी अपने हिसाब से सुनाएंगे। कई बार बच्चे सुनी हुई कहानी में मन चाहा बदलाव करके अपने मित्रों को भी सुनाते हैं, ये भी काफ़ी देखा हुआ है। इवन हम लोग भी ऐसा काफ़ी करते हैं, अपने कोई कहानी सुनी उसमें थोड़ा बहुत चेंज करो फिर आपस में सुना रहे हो। ये कल्पनाशीलता को बच्चे को बढ़ाएगा। बच्चों के अच्छा, जब कभी कभी कहानी बच्चे सुन रहे होते हैं उनकी जिज्ञासा लगातार बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अनुमान लगाते रहते हैं। तो आप बच्चों से बोल भी सकते हो कि चलो अच्छा अब बताओ अब क्या हो सकता है इसमें, या फिर इसमें क्या होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप बच्चों को कहानी सुना रहे हो तो कहानी सुनाते टाइम आप बच्चों से बोलो कि इसका एंड चेंज कर दो, आप इसका अंत परिवर्तन करो, या फिर किसी एक कैरेक्टर को परिवर्तित कर दो, किसी एक और न्यू कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर लो। इस तरह से अगर आप कहानी को बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे, बच्चों के सामने इस तरह से चीज़ें बताओगे, तो उनके अंदर कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और विश्लेषण क्षमता, जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक। अधिकतर शिक्षकों को लगता है कि कहानी सुनाते ही उससे पूछते हैं कि उससे क्या शिक्षा मिली। यह प्रश्न पूछना उनका अधिकार है, जबकि बच्चों के साथ सार्थक संवाद की शुरुआत के लिए यह प्रश्न बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, ये सब कई बार होता है। आपने बच्चों को कहानी सुनाई और तुरंत पूछा बच्चों से कि अच्छा बताओ इस कहानी से आपने क्या सीखा। बात ठीक है, आपका हक है कि आप ये पूछ सकते हो और बच्चों को भी बताना चाहिए, लेकिन इससे बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, बच्चों के साथ डिस्कशन कब होगा, बच्चे इन्वॉल्व कब होंगे, जब आप उनसे ये बोलोगे चलो इसका एंड चेंज करते हैं, अब इसका हम परिवर्तन कुछ और करेंगे। आधी कहानी सुनाने के बाद बच्चों से बोलो कि इसका अंत परिवर्तन, अंत जो है ना आप खुद करो, खुद डिसाइड करो कि आखिर में क्या होगा। बच्चों को कहानी सुनाना जितना जरूरी है उतना ही है कि उनसे कहानी सुनना। इतना इंपॉर्टेंट बच्चों को कहानी सुनाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों से कहानी सुन भी रहे हो। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। नाटक द्वारा भाषाई विकास। हर बच्चे में एक नाटकीय कौशल होता है, लेकिन उन्हें कक्षा के इस कौशल का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। हर बच्चा एक्टर होता है कुल मिलाकर, लेकिन अवसर नहीं मिलता है। अभिनय की रोजमर्रा कक्षा गतिविधि इसमें करना काफी अलग है। एक भाषाई गतिविधि के रूप में नाटक को 2 हासिल करना जरूरी है, आजादी और आनंद। DSSS में ये क्वेश्चन आया हुआ है और शायद 2019 में आया हुआ है। शिफ्ट मुझे याद नहीं किस शिफ्ट में आया था। एज इट इज क्वेश्चन आया था कि नाटक में कौन से 2 एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो फ्रीडम एंड एंजॉयमेंट, यानी कि आज़ादी और आनंद दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। बाकी ये नॉर्मल लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियां, आशु भाषण। आशु भाषण से DSSS में क्वेश्चन आया हुआ है।
यहाँ से रीट में क्वेश्चन आया है। आशु भाषण क्या होता है? आशु भाषण ये होता है कि जिसमें बच्चों को दिए गए विषय पर तत्काल अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। बच्चों को आपने एकदम एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक पर बच्चा तुरंत कोई एक भाषण दे रहा है, एक स्पीच दे रहा है, तो उसे हम आशु भाषण बोलते हैं। इसी का इंग्लिश नेम ये लिखा हुआ है। इसे रोचक बनाने के लिए मनोरंजक विषय दे सकते हो, जैसे अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या होगा, अगर मैं जादूगर होता तो क्या होता, अगर मैं जोकर होता तब। दूसरी गतिविधि एक वाद विवाद आ जाती है। वाद विवाद में बच्चे किसी भी विषय के पक्ष विपक्ष के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। विपक्षी विचारों के सामने ऐसे मजबूत तर्क रखने होते हैं जिससे वक्ता अपनी बात से ज़्यादा श्रोताओं को प्रभावित करे एवं उनको सहमत कर पाए। इनके द्वारा बच्चों को ऐसे अवसर मिलते हैं जिससे कि वे विचारों व बोलने में संबंध बैठा पाएं, उन्हें व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं तथा तर्क के साथ अपने अनुभवों को जोड़ते हुए प्रभावी वक्ता एवं कुशल श्रोता बनते हैं। तो ऐसे अवसर अगर मिले तो बच्चे एक कुशल वक्ता और कुशल श्रोता दोनों ही बन सकते हैं। अपने अनुभवों को शेयर करने को उन्हें मौके मिल सकते हैं और चीज़ों को वो साथ साथ ऑब्जर्व भी करेंगे चीज़ों को। कभी मान लो वो किसी स्पीच को सुन रहे होंगे ना, तो उसको ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कभी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर वो इन चीज़ों का यूज़ कर पाए। शुद्धता या धारा प्रवाहिता, वह क्षमता जिसमें सीखने वाला सही व्याकरण शब्दावली का उपयोग करते हुए बाकी का सही उच्चारण करता है, वह शुद्धता कहलाती है। शुद्धता की एक छोटी सी डेफिनेशन है बस। भाषा प्रवीणता के संदर्भ में प्रवाहिता का अर्थ क्या है? उस क्षमता से है जिसके द्वारा बालक सहजता के साथ बोल पढ़ लिख कर अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, तो उसे हम बोलेंगे प्रवाहिता। सहजता के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है, बोलकर पढ़कर लिखकर जिस तरह से, उसे प्रवाहिता बोलेंगे। और किसी तरह की ग्रामेटिकली या फिर शब्द के चयन के आधार पर कोई गलती नहीं कर रहा है तो उसे हम शुद्धता बोलेंगे। परंपरावादी शुद्धता पर ज़्यादा फोकस देते ही, बिल्कुल सही बात है, व्याकरण वगैरह पर ही फोकस रखते हैं। उनके परीक्षा केंद्रित पद्धति इसी शुद्धतावादी विचार से प्रभावित है। जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उनमें शुद्धता देखी जाती है, ना कि प्रवाहिता। शिक्षकों का दूसरा वर्ग भी है जो मानता है कि भाषा संप्रेषण अनुभवों की अभिव्यक्ति का साधन है। वे प्रवाहिता को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो भाषा दोनों तरह की चीज़ों को महत्व देने वाले लोग हैं, प्रवाहिता को भी और उसकी शुद्धता को भी। प्रारंभिक स्तर पर द्वितीय भाषा में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते, इसलिए हमें शुद्धता पर जोर ना देकर ज़्यादा से ज़्यादा मौके उपलब्ध करवाते हुए प्रवाहिता पर ध्यान देना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको ये याद रखना है, प्रारंभिक स्तर पर आप शुद्धता और प्रवाहिता में से किस पर ज़्यादा ध्यान दोगे? तो प्रारंभिक स्तर पर हम ज़्यादातर ध्यान देंगे बच्चों की प्रवाहिता पर, कि बच्चे कितने फ्लुएंटली चीज़ों को बोल पा रहे हैं। ठीक है। और जब प्राथमिक स्तर के बाद आप दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए ध्यान दोगे, शुद्धता पर भी और प्रवाहिता पर भी। और जब आप 10वीं तक आ जाते हो तो फिर आपका फोकस हमेशा शुद्धता पर ही होगा। ठीक है। तो याद रखना, प्रारंभिक स्तर पर ओनली प्रवाहिता, फिर प्रवाहिता और शुद्धता दोनों के संतुलन पर, और 10वीं तक आते आते सिर्फ शुद्धता पर ध्यान दोगे। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। अगर यूनिट में आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।